वेलकम टू लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगल। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 में आगे के बचे हुए क्वेश्चन जनवरी 2025 में जो आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उनको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलेवेंट शेड्यूल। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट जो है उसमें किसमें फंक्शंस बताए गए हैं कमीशन के, तो वो है सेक्शन नंबर 9। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बताना था हमें? सिर्फ एक सेक्शन बताना था, इसलिए जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उनसे भी कई बार बहुत अंदर से सेक्शंस पूछ लेते हैं। तो एनटीए का जो हमें कंसेप्ट समझ में आया है वो ये है कि कुछ कुछ वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, कुछ कुछ वो बिल्कुल ही सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, कुछ कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ कुछ बहुत डिफिकल्ट। ऐसे क्वेश्चन जो जनरली पता होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन सही वैसे भी नहीं कर रहे हैं, हमें इतने क्वेश्चन सही करने हैं कि हम कट ऑफ से बाहर आ जाएं, कट ऑफ से ऊपर निकल जाएं। तो उसके लिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें हर किसी को हर सेक्शन के अंदर की डिटेलिंग नहीं पता हो सकती है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, पर हम अगर हमने थोड़ा पढ़ा हुआ है एक्ट तो शायद एक गैस वर्क कर पाए कि हो सकता है आपको इसमें और इसमें डाउट हो, जिसमें से आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। पर अगर गलती से भी ये लगाया, ऐसे 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो वो आपके लिए एक बोनस की तरह काम करते हैं। इसलिए हर एक्ट को थोड़ा थोड़ा देखना है, जितना पॉसिबल है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द ओलियम गैस लीक केस, the nature of duty owed by an enterprise engaged in hazardous industry posing a potential threat to health and safety of person residing in the surrounding area is। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कैसी नेचर ऑफ ड्यूटी बताई थी? अगर कोई ऐसी एंटरप्राइज है जो कि हजार्डियस एक्टिविटी कर रही है तो उसकी किस तरीके की ड्यूटी होगी? इनहेरेंट ड्यूटी होगी, इंपैरेटिव होगी, एब्सोल्यूट और डेलीगेबल होगी, रिजोल्यूट होगी, एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल होगी। तो इसका सही आंसर होगा एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल, कि अगर क्योंकि आप हजार्डस एक्टिविटी में लगे हुए हो, एक ऐसी एंटरप्राइज जो कि हजार्डस एक्टिविटी कर रही है जिससे बहुत सारे पूरी पब्लिक को नुकसान पहुंचने के चांसेस है, तो उसकी जो ड्यूटी होगी, वो जो ड्यूटी ओ करेगा पीपी को, वो होगी एब्सोल्यूट भी होगी और वो नॉन डेलीगेबल होगी। क्यों? क्योंकि आप हजार्डस एक्टिविटी में लगे हुए हो जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होने के चांसेस है आपके प्रॉफिट की वजह से। उस एंटरप्राइज की प्रॉफिट की वजह से अगर लोगों को नुकसान हो सकता है तो ऐसे में जरूरी है कि जो आप अपनी ड्यूटी रखोगे वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मतलब अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो आप कोई भी एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकते हो, और वो नॉन डेलीगेबल होगी, मतलब आप किसी और की भी ड्यूटी उसमें नहीं मान सकते हो। जो एंटरप्राइज है ड्यूटी उसी की रहेगी हमेशा। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोला है कि ई ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओलियम गैसली केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ओलियम गैसली केस से ही एमसी मेहता केस भी माना जाता है और उसी केस से निकल के आया था कि जो ड्यूटी होती है वो एब्सोल्यूट होती है। वैसे तो ये एमसी मेहता का केस है, पर इसमें रेफरेंस दिया गया था ओलियम गैसली केस का, एब्सोल्यूट ड्यूटी से रिलेटेड, जिसको हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी बोलते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो हम केसेस पढ़ते हैं उसमें दिस इज वन ऑफ द रेफरेंस केस। नेक्स्ट, what all items are included in the definition of biological resources according to Biological Diversity Amendment Act में biological resources में क्या चीजें आ रही है? तो plants और animals only गलत ऑप्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल सही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एनिमल्स देयर डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Canada which document the division of power between the federal and provincial government is given? तो it is British North America Act 1867, इसमें आउटलाइन किया डिवीजन ऑफ पावर्स between the federal and the provincial governments। which of the following is not a ground of facet marriage under the Sunni law? कौन सा ग्राउंड नहीं है फसीद मैरिज का, मतलब दिस इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, तो है मैरिज इन वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ फॉस्टेज, दिस इज नॉट अ ग्राउंड। नॉट अ ग्राउंड पूछा है, ग्राउंड नहीं पूछा है, नॉट अ ग्राउंड ऑफ फसीद मैरिज, तो कंडीशन ऑफ फॉस्टेज को वायलेशन करते हो तो दिस इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ फसीद मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंशिया व्हिच हैज गिवन बाय रोमन्स। किसने दिया है ये? रोमन्स ने। रोमन्स के थ्रू ही ज्यूरिस्प्रूडेंस टर्म और ज्यूरिस्प्रूडेंस का पूरा कंसेप्ट निकल के आया है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी? एग्जम्पशन कौन से एक्ट से मिलती है? तो एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, सही बात है। अगर विदाउट क्रिमिनल इंटेंट से कोई एक्ट हो गया है तो उसमें कोई भी पनिशमेंट नहीं बनती है, एग्जाम्पशन में माना जाता है। एक्ट कॉजिंग फ्लाइट हार्म, ये भी एग्जाम्पशन में माना जाता है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 इफ ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, अगर इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है 7 साल के बाद और 12 साल से छोटे बच्चे को, तो उसको भी एक्सेप्शन मिल जाता है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन
विथ क्रिमिनल इंटेंट। जैसे ही विथ आया ये ऑप्शन गलत हो गया, तो सही ऑप्शन क्या है, ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केसेस वर विक्टिम्स वाइफ ऑफ अ बाइगेमियस मैरिज अलाउड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125? कौन सा केस था, वो था बादशाह वर्सेस सौराष्ट्र उर्मिला बादशाह गोडसे। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या पूछा था, वाइफ ऑफ अ बाइगेमियस मैरिज को मेंटेनेंस अलाउ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? क्या बात सही है, तो इट हैज पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, सही बात है। प्रोसीडिंग्स डीम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स 193 और 228 आईपीसी में ये भी लिखा हुआ है, उसमें डीम सिविल कोर्ट फॉर चैप्टर 21 ये भी लिखा है। डीम सिविल कोर्ट फॉर सेक्शन 340 एंड 341 नहीं, उसमें 325 326 लिखा हुआ है। इसलिए ऑप्शन जो डी वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। ABC एंड ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case did the Supreme Court hold that passive euthanasia, active नहीं, passive euthanasia can be allowed under exceptional circumstances? बहुत इंपॉर्टेंट केस, अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2011 का जो केस है, जिसमें पैसिव euthanasia को अलाउ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पनिशमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी। तो किस क्रोनोलॉजी में दिया है, सबसे पहले डेथ की पनिशमेंट, फिर LI, फिर फोरफीचर और फिर फाइन, यानी कि DCBA। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से, जिसमें जो स्टैट्यूट्स पास किए गए हैं वो कौन से ईयर में पास किए गए उससे मैच करना है। तो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया ये पास हुआ था 1993 में। स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा 1994। स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये था 1998, जिसको हम रोमन स्टैट्यूट भी बोलते हैं, रोम स्टैट्यूट भी बोलते हैं। और स्टैट्यूट फॉर स्पेशल कोर्ट फॉर सायरा लोनी ये है 2002 का। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was replaced by कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इजी भी है बट इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड ये केसेस हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखते हैं सबसे पहला केस कौन सा आया था। सबसे पहला आया था हमारे पास वोटिंग प्रोसीजर ऑन साउथ वेस्ट अफ्रीकन एडवाइजरी ओपिनियन आई थी। उसके बाद हमारे पास आया था नामीबिया एडवाइजरी ओपिनियन 1971 में। उसके बाद आया था हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन यूके वर्सेस आइलैंड का केस 1974। फिर वेस्टर्न सहारा एडवाइजरी ओपिनियन 1975 और फिर टेक्सको ओवरसीज पेट्रोलियम कंपनी वर्सेस लीबिया 1977। तो क्या बना हमारा, सबसे पहला है ई, एक ही, उससे हमें हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fundamental rights under Indian constitution are grouped under various heads. Mention groups which is not adequately placed. Not का क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गलत है, 32 है, 35A तक नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 करेक्ट है। राइट टू फ्रीडम 19 to 21A नहीं, 19 to 22 तक है, 22B फ्रीडम से रिलेटेड ही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन 23 24 ये सही है। तो रॉन्ग कौन कौन से हो गए, बी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट इन इट्स करेक्ट ऑर्डर एज अपीयर इन द एक्ट पर्टेनिंग टू ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड और हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, फिर रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, फिर आ जाएगा ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज, फिर विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फिर अपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल सबसे पहला, रिलेटिव ग्राउंड सेकंड, ऑनेस्ट कॉन्करेंट यूज थर्ड, विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस फोर्थ एंड अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन फिफ्थ। तो ये बना डी ए EBC इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता है हमारे पास केस लॉज, उनकी थीम हमें लगानी है। तो सबसे इजी इसमें हमें दिख रहा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि है सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग वुमेन। सी का है 1, सी का 1 सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है। वही एनटीए कुछ क्वेश्चंस इजी देता है या डिफिकल्ट, ये इस बात से डिपेंड करता है कि उसके ऑप्शंस कैसे हैं, इजी है या डिफिकल्ट। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि विशाखा केस बहुत फेमस है और उसका आंसर जो है, इसका जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, इसलिए आंसर लगाना बहुत ईजी है। अब देख लेते हैं, बिरमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान
enforcement of rights under international conventions, NHRC versus State of Arunachal Pradesh, rights of refugees, and PUDC versus Union of India, employment of children in construction works. क्वेश्चन इजी था या नहीं पता नहीं, पर इसके जो ऑप्शंस थे वो बहुत इजी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में अगर आप एक्सेप्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, अगर किसी पार्टी ने एक्सेप्टेंस कर ली तो उसका इफेक्ट क्या होता है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड ओनली आफ्टर एन ऑफर इज एक्सेप्टेड. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म होता है जब जो ऑफर होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है एब्सोल्युटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये जो रूल्स आए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहला हमारे पास इसमें आया था मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल रूल्स 1989 में. उसके बाद आए थे हमारे पास ये केमिकल एक्सीडेंट रूल्स 1996 में. फिर आए बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001. फिर आया हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और फिर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017. तो इसका बना हमारा ई से स्टार्ट होगा, ई, उसके बाद जाएगा हमारा सी, ई सी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अब ऐसे में क्या होगा कि हर रूल्स के ईयर तो हमें याद नहीं रह पाएंगे, बट हो ये सकता है कि हमें एक दो पता हो जिसकी वजह से ऑप्शंस में गेस वर्क थोड़ा इजी हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 21. जो टेम्परेरी प्रोविजंस हैं, टेम्परेरी और स्पेशल प्रोविजंस है, उसमें कौन सा स्टेट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. नागालैंड, असम और तेलंगाना ही तो है. हरियाणा इज नॉट इन करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या है, जेनेवा कन्वेंशन और उसके आर्टिकल्स दिए बट कोई रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये करना था कि जो पीनल प्रोविजंस थे जेनेवा कन्वेंशन में उसके जो आर्टिकल्स है उनसे मैच करना है. तो जेनेवा कन्वेंशन 1 के जो पेनल प्रोविजंस हैं वो 49 से 54 में दिए हैं, 2 के 50 से 53 में, 3 के 129 से 132 में और 4 के 146 से 149 में, जिसका मतलब बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थोड़ा रैंडम क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, which international treaty deals with access to published works for visually impaired and print disabled persons. तो कौन सी ट्रीटी थी वो, मरकेश ट्रीटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not correctly describe not correctly describe the nature of administrative law. In administrative law emphasis is mainly laid down on study of process of office action. सही बात है, स्टेटमेंट तो एकदम सही है. Administrative law deals with relation of individuals with organized power. ये भी सही है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डज नॉट इंक्लूड एनी कंट्रोल मैकेनिज्म. ये गलत है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ द बैलेंस ऑफ पावर्स इज सेल्डम एड्रेस्ड इंडिपेंडेंटली. ऐसा नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. तो सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू वॉइड एग्रीमेंट्स अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज 126, restraint of legal proceedings 128, restraint of trade 127, agreement without it's agreement in restraint of marriage 26, restraint of legal proceedings 28, restraint of trade 27, agreement without consideration 25 and agreement which is ambiguous and uncertain 29. तो करेक्ट ऑप्शन कैसे बनेगा, डी से, DACBE. DACBE ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो NIA है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके सेक्शंस को मैच करना है. तो सबसे पहला सेक्शन 9 इज अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 5 इज अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 138 इज अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक एंड सेक्शन 4 इज अबाउट प्रॉमिसरी नोट. तो ए का हो गया, ए का 2 ऑप्शन हमें यहीं से मिल गया आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, hazardous substance is defined under which act? तो it is Environment Protection Act 1986. 127 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं, इसको हमें मैच करना है. तो पहला है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years. इट इज आर्टिकल नंबर 45. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, आर्टिकल 46. स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 21 एज, अमेंडमेंट से आया था 1986 में. स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजंस, आर्टिकल नंबर 15. तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has the power to make provision regarding preparation of electoral rolls and delimitation of constituencies for state legislature elections? तो वो है पार्लियामेंट. 129 का सी इज द करेक्ट आंसर. फॉर व्हाट पर्पस वेडनसबरी टेस्ट अप्लाइड, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अप्लाई किया जाता है. वेडनसबरी टेस्ट ये अप्लाई किया जाता है टू डिटरमाइन इररेशनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए जा रहे हैं वो रैशनल है या नहीं, उसको चेक करने के लिए वेडनसबरी टेस्ट अप्लाई किया जाता है. 130 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमें जो मैक्सिम्स हैं उनको मतलब मैच करना है. तो क्वे फैसेट पर एलियम फैसेट पर से ये एजेंसी से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल. वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरियर टॉर्ट्स का है कि वॉलंटरी कंसेंट टू सफर हार्म. डैमनम साइन इंजीरियर टॉर्ट से रिलेटेड है. डैमेज विदाउट द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट एंड रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ये सेल ऑफ गुड्स या फिर कंज्यूमर से रिलेटेड उसका है. तो लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल. तो ए का हो गया हमारा 4. ऑप्शन ए की ऑप्शन से हमें हमारा आंसर मिल गया. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पेनल्टीज. कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पेनल्टीज कहाँ पे दी हुई है? 3A एंड 3B में. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन नंबर 51. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन नंबर 15 एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेक्शन नंबर 26. तो ए का हो गया हमारा 2, बी का हो गया 4. ए का 2, बी का 4. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. सेक्शन नंबर 132. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following declaration of the Hague Convention concerning expending bullets 1899 prohibits the use of dum-dum bullets? dum-dum bullets को कौन सा वाला डिक्लेरेशन? हेग कन्वेंशन में भी काफी सारे डिक्लेरेशंस हैं, तो उनसे कौन सा डिक्लेरेशन जो है वो डम-डम बुलेट्स को के यूज को प्रोहिबिट करता है? तो इट इज डिक्लेरेशन नंबर 3. हेग कन्वेंशंस 1899 की है और 1907 2 ईयर्स में पास हुए हैं. तो कौन सा डिक्लेरेशन नंबर 3 जो है वो प्रोहिबिट करता है यूज ऑफ डम-डम बुलेट्स? Next question. The word secular was added in the preamble of the constitution by which amendment? बहुत famous amendment जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. 42nd Amendment Act 1976. Next question. In which case it was held that an agreement by a minor is void? एक माइनर के द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाता है वो void होता है. तो it is मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष. Next question. Which article of the UN sets out the principles on which the UN is based? तो it is article number 2. आर्टिकल नंबर जो 1 है वो पर्पस बताता है, 4 पर्पस दिए हुए हैं, और आर्टिकल नंबर 2 में 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं. कई बार इसकी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है. एक तो इसी पेपर में भी आया था जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है. आर्टिकल नंबर 1 जिसमें पर्पस दिए हैं, 4 पर्पस उनकी भी, और आर्टिकल नंबर 2 जिसमें प्रिंसिपल्स दिए हैं उनकी भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements are correct in the context of rule laid down in Rylands versus Fletcher का जो केस है जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, उसमें 3 रूल्स थे. तो वो कौन से 3 रूल्स इसमें दिए हुए हैं? Some dangerous thing must have been brought by a person on his land. बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तभी अप्लाई करती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की लैंड पे कोई डेंजरस चीज लेके आया हो. The thing brought or kept by a person on his land must not escape. ये गलत है, क्योंकि इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये होगा कि वो जो डेंजरस थिंग है वो उसकी लैंड से किसी दूसरी लैंड पे गई हो, मतलब एस्केप कर गया हो. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. इट मस्ट नॉट बी अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग. द थिंग ब्रॉट और कैप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट एस्केप. अब ये सही है, इसमें लिखा था मस्ट नॉट एस्केप, इसमें लिखा है मस्ट एस्केप. सही स्टेटमेंट हो गया. द इट मस्ट बी अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, इसमें लिखा था इट मस्ट नॉट बी, इसमें लिखा है मस्ट बी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो गया सही. तो कौन कौन से हो गए? ए डी एंड डी. ए डी एंड डी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यह है क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द ऑर्डर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको लाइन से लगाना है. तो सबसे पहले टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स इंस्पायर्ड बाय आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. फिर आ जाएगा टू अपहोल्ड एंड सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट. सेकंड, फिर आ जाएगा साइंटिफिक टेम्पर, थर्ड. फिर आ जाएगा वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, एंड फिर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस. तो ये हमारा कुछ बना बी ई डी ए एंड सी. बी ई डी ए एंड सी. बी ई
BEADC, BEADC, BE, फिर ये हो जाएगा थर्ड, फिर ये फोर्थ एंड फिफ्थ, BEADC। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है जो आर्टिकल्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करना है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्रोनोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स अलग अलग फॉर्म में बहुत बार आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं स्किप करना है। कॉन्स्टिट्यूशन से 8, 10, 12 क्वेश्चंस तक बन जाते हैं इसलिए। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 124A में दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 126, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 131। तो ए का हुआ 3, बी का हुआ 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ए का 1, बी का ए 3, बी 1, सी 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The definition of tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law। तो breach of duty ये definition किसने दी थी? ये दी थी विनफील्ड ने। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है ये, विनफील्ड की डेफिनेशन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इस वीडियो में हमने जनवरी 2025 के क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है, पीवाईक्यूज लगाना उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ पिलर पे मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड। और आप हमें और आगे ज्यादा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ आप नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।